नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में दिए गए मुंह तोड़ जवाब की, कांग्रेस से किनारे लगा दिए गए शशि थरूर की, और आखिरी में बिहार की राजनीतिक महाभारत में सामने आए नए अर्जुन की। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले इस वक्त की कुछ हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव, 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, दावा इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी, सर्च ऑपरेशन जारी। 19 साल के दिव्या देशमुख ने चेस विमेंस वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम की घोषणा, अमेरिका और चीन ने मध्यस्थता की। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ हुआ, पहली तिमाही में रेवेन्यू 31% बढ़ा। यूपी में बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत, जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हुआ यह हादसा। टीसीएस छटनी मामले में सक्रिय सरकार, सूत्रों का दावा, आईटी मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। बरेली के गांव में छत पर पड़ा मिला मेड इन चाइना लिखा ड्रोन, पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच। राजीव रंजन सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले देश में यूपीए शासन में आतंकवाद को पनाह दी गई। डिंपल पर कमेंट मामले में 2 तहरीर और दी गई, अखिल भारत हिंदू सभा और सपाई थाने पहुंचे। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, सेंसेक्स 572 अंक टूटा, निफ्टी 24,700 के नीचे। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खास रिपोर्ट की ओर। ये लाली सिर्फ सिंदूर की नहीं थी, ये थी दुश्मनों के विनाश की चेतावनी। 7 मई 2025 की रात घड़ी की सुई 1:35 पर थमी और इतिहास ने करवट ली। आसमान में गरजते फाइटर जेट, धरती पर पैर पटकते जवान और समंदर में दहाड़ती हमारी नौसेना। ये था भारत का सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे घातक जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, आज यही शब्द थे सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में खड़े हुए तो शब्द नहीं, ललकार निकली और सदन तालियों से गूंज उठा, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक विजय राष्ट्र की घोषणा थी। राजनाथ सिंह ने आज साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई चेतावनी नहीं थी, ये निर्णायक कार्रवाई थी। माताओं के सिंदूर की कीमत चुकानी थी और हमने चुकाई, लहू से नहीं, शौर्य से। वायुसेना के अड्डे, थल सेना के डिपो, अहम सैन्य ठिकाने सब निशाने पर थे, लेकिन भारत का एयर डिफेंस फौलादी था। S-400 आकाश तमाम मिसाइल सिस्टमों ने पाकिस्तान की हर एक कोशिश को चीर कर रख दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी किसी भी अहम एसेट को खरोच तक नहीं आई और पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, सीधे बात करता है। नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में शिकंजा कसकर पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि अगर तुमने हरकत की तो समंदर में तुम्हारे लिए कब्र बन जाएगा। जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे, अध्यक्ष जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, S-400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है
टारगेट किया गया। इसके अलावा लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया, आखिर भारत की क्या मजबूरी थी। इस बात पर भी राजनाथ सिंह ने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत से संपर्क किया और कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठते आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अब भी राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। अगर फिर से कोई भी आतंकी दुस्साहस हुआ तो अगली बार पाकिस्तान को खुद को नापने का भी वक्त नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया और कहा कि जिन्हें विमान गिराने की चिंता है उन्हें दुश्मन के टूटे हौसलों की गिनती करनी चाहिए। देखा जाए तो सियासत से हटकर अगर एक बात कहें तो ये साफ है कि सिर्फ जवाब नहीं था, ये भारत के नए संकल्प की शुरुआत थी। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब सहता नहीं है, भारत अब जवाब देता है, वो भी ऐसा कि दुश्मन सदियों तक याद रखे। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। संसद में आजकल ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है, लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा है। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसकी वजह है केवल एक नाम, और वो नाम है शशि थरूर। जी हाँ, वही शशि थरूर जो अपनी इंग्लिश और तर्कों की धार से किसी भी मंच को चमका देते हैं। मगर इस बार मामला जरा उल्टा पड़ गया है। उन्होंने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर समर्थन क्या दिया, कांग्रेस में जैसे भूचाल आ गया। अब संसद में चर्चा हो रही है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शशि थरूर की आवाज ही गायब है। कांग्रेस की लिस्ट में ना उनका नाम है, ना उनका जिक्र। सवाल उठता है कि क्या थरूर को उनकी राष्ट्रभक्ति की सजा मिल रही है या फिर बीजेपी के फैसले का समर्थन करने की। दरअसल जब अमेरिका में थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालों के जवाब दिए तो हर कोई वाह वाह कर उठा। थरूर ने समझाया था कि सिंदूर का रंग सिर्फ सौंदर्य नहीं, बलिदान और बदले का प्रतीक है। खून का बदला सिंदूर। पर लगता है कि कांग्रेस को ये राष्ट्रवाद थोड़ा ज्यादा ही लग गया। जिस पार्टी ने कभी सुभाष चंद्र बोस को साइडलाइन किया, आज वही थरूर को भी मंच से गायब कर रही। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कांग्रेस ने इतने दमदार कांग्रेस नेता को बोलने का मौका नहीं दिया तो आखिर मौका मिला किसे है? तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। इस लिस्ट में गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, सप्तगिरी उलाका, ब्रिजेंद्र ओला नामी चेहरे हैं। मगर थरूर जैसे अनुभवी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नेता की गैर मौजूदगी चौंकाती है। ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थरूर की विद्वता कांग्रेस की हाईकमान को खटक रही है, या फिर उनके मुंह से पार्टी लाइन से कुछ अलग ही निकल गया, इसलिए उन्हें साइलेंट मोड में डाल दिया गया है। देखा जाए तो थरूर ने जब ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया तो पार्टी के भीतर से ही उन्हें मोदी का प्रवक्ता कहा जाने लगा। जयराम रमेश जैसे नेताओं ने भी दूरी बना ली। कुल मिलाकर वो अपने ही घर में अकेले हो गए। मगर कांग्रेस भी शायद इस बारे में नहीं सोच पा रही है कि वो खुद अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता खुद को युवाओं और बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन जब बात थरूर जैसे नेताओं की आती है तो उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस गलती को दोहराने जा रही है जो उसने 2004 में प्रणब मुखर्जी के साथ की थी। तब भी पार्टी ने एक विचारशील नेता को नजरअंदाज कर दिया था और मनमोहन सिंह को चुपचाप गद्दी पर बैठा दिया था, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते थे। शशि थरूर के मामले में कुछ ऐसा ही लग रहा है, यानी शायद अब ये समझ लेना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस में बोलना मना है, खासकर तब जब आप राष्ट्रहित की बात करें। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू परिवार चर्चा में है, लेकिन इस बार सुर बदल गए हैं और अंदाज भी। कभी आपने कृष्ण अर्जुन वाले रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रहे तेज प्रताप यादव ने अब फिर उसी भावनात्मक तीर को कमान पर चढ़ाया है। उन्होंने साफ कहा, महुआ से मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं,
तेजस्वी आज भी मेरे अर्जुन है। देखा जाए तो ये एक साधारण बयान नहीं, बल्कि राजनीति की बिसात पर एक चाल है, शतरंज की नहीं, चाणक्य नीति की। एक और तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर निकाला जा चुका है, दूसरी ओर उन्होंने खुद का संगठन टीम तेज प्रताप यादव भी बना लिया है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी को अर्जुन कहकर पुकारना ये दिखाता है कि परिवार से टकराव नहीं, तालमेल का रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामा की राह पर जाएंगे तेज प्रताप? क्या तेज प्रताप भी अपने मामा साधु यादव और सुभाष यादव की राह पकड़ लेंगे? दोनों मामा ने एक वक्त लालू परिवार से दूरी बनाई, अलग राह चुनी और खुलकर बगावत की। साधु यादव ने कांग्रेस का दामन थामा तो सुभाष यादव ने अपनी पार्टी बनाकर बागी तेवर दिखाए। दोनों का हश्र ये हुआ कि राजनीति में भले ही कुछ समय चर्चा बटोरी, पर परिवार से दूर रहकर असर खत्म हो गया। लेकिन तेज प्रताप की चाल अलग है, वो बाहर हैं लेकिन तल्ख नहीं। उन्होंने आज तक न तेजस्वी यादव पर कोई निजी हमला किया और न लालू यादव के खिलाफ कोई जहर उगला। उल्टा जब मामा साधु ने तेजस्वी की शादी पर विवादित बयान दिया था, तब तेज प्रताप ही थे जिन्होंने उन्हें कंस मामा करार दिया था। यानी तेज महुआ में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये संदेश भी देना चाहते हैं कि मैं परिवार से अलग नहीं हूं, सिर्फ रास्ता अलग है। तेज प्रताप आज महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, वो भी निर्दलीय अपने संगठन के बैनर तले। ये आरजेडी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यादव मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप की लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर गहरी पकड़ उन्हें कमजोर नहीं होने देती है। लाखों फॉलोअर्स के साथ वो खुद को यूथ आइकन के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव यही है, राजनीति में स्वतंत्रता लेकिन भावनात्मक रूप से परिवार से नजदीकी। अब देखा जाए तो ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि क्या तेज प्रताप वाकई बिहार की राजनीति में राजा बनने का सपना देख रहे हैं या फिर तेजस्वी के लिए कृष्ण बनकर युद्ध भूमि तैयार कर रहे हैं। बहरहाल बिहार की सियासी गाथा में एक नया अध्याय तेज है, धारदार है और बेहद दिलचस्प भी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और जरूर करेंगे। सावन का सोमवार, शिव भक्ति का ज्वार, लेकिन बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा का मेला मातम में बदल गया। रात 2:30 पर जलाभिषेक के दौरान करंट फैला, चीखें गूंजी और भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 29 घायल, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं तक कुचल दिए गए। ये कोई पहली बार नहीं, कल ही मनसा देवी में भी यही मंजर था। सवाल ये है कि जब हर साल इन मंदिरों में लाखों भक्त जुटते हैं तो इंतजाम क्यों नहीं जुटते? हादसे के बाद डीएम से रिपोर्ट तो मांगी गई है, एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन क्या जान जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? आखिर कौन है जो मंदिरों में श्रद्धा को सुरक्षा देगा, या फिर भीड़ में दम तोड़ती आस्था यूं ही प्रशासनिक लापरवाही की बलि चढ़ती रहेगी? फिलहाल के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।